नमस्कार है आप सभी का। इस सेशन में मैं दीपक कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अनअकैडमी पे। 62 साल की उम्र, 43 साल निकाह को हो गए थे। अचानक से पति के द्वारा तलाक दे दिया जाता है। महिला कोर्ट पहुंचती है कि तलाक के बाद में मुझे भी मेंटेनेंस का पैसा मिलना चाहिए। मतलब वह रख रखाव के पैसे के लिए, अपने हक के लिए कोर्ट जाती है। कोर्ट का फैसला आता है कि सेक्शन 125 जो है उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी उनके हक का पैसा मिलना चाहिए। लेकिन अचानक गवर्नमेंट प्रेशर में आती है और एक नया एक्ट लाकर इसमें महिलाओं, जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकार थे, कहीं ना कहीं उनको उनके अधिकार से बेदखल कर दिया जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शाहबानो केस की। आज करेंगे डिटेल में चर्चा इस केस पे, लेकिन उसके पहले आपसे थोड़ी सी बात यह है कि जो इंडियन सोसाइटी का लेक्चर है वो ट्यूसडे को आपको मिलेगा। इसके हर एक टॉपिक डिटेल में कवर किए जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है। अगर आप चाहेंगे तो इसे हम लाइव भी लेकर आएंगे आपके लिए, और हर एक टॉपिक को डिटेल में करंट अफेयर के साथ में हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इंडियन सेकुलरिज्म का चल रहा है, और इंडियन सेकुलरिज्म का जो टॉपिक हमारा डिस्कशन में है उसमें बेहद इंपॉर्टेंट एक पार्ट आता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हां, मतलब एक कानून, एक ऐसे देश में जहां पे बहुलता, प्लुरलिटी बहुत ज्यादा है, जहां पे अगर आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी इतनी है कि बहुत से देशों में नहीं पाई जाती है। इसी की डाइवर्सिटी की बात करते हुए मुझे एक व्यक्ति याद आते हैं जो मिस्टर वेलेटाइल सिरोल थे। उनका एक स्टेटमेंट याद आता है कि भारत में जितनी विविधता, डाइवर्सिटी, या जितना गैप या उनके कल्चर में जो दूरियां हैं गुजरात और बंगाल में है, उतनी तो यूरोप में, जर्मनी और पोलैंड में भी नहीं है। जी हां, बल्कि यूरोप में ये दो देश अलग हैं, लेकिन हम दो राज्य हैं। गुजरात और बंगाल, पश्चिमी बंगाल भारत के राज्य हैं, लेकिन जितना इनके कल्चर में दूरियां हैं उतना तो आप अगर यूरोप में देखेंगे तो वहां पे दो देशों के बीच में भी नहीं है। ये आखिर किस ओर इशारा करता है? इसका इशारा इस तरफ है कि इतने डाइवर्स सोसाइटी में किस प्रकार से कानून का और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन किया जाता होगा, कानून का पालन किया जाता होगा लोगों के द्वारा, और कानून को लागू किया जाता होगा सिस्टम के द्वारा। उसी बीच में ये डिबेट उभर कर आया जहां पे बात आती है कि जब बहुत सारी कम्युनिटी की बात आती है, बहुत से लोगों के विचारों की बात आती है, तो अलग अलग धर्मों में लोग हैं, अलग अलग जातियों में लोग हैं, और अलग अलग धर्म और जाति में होने के बावजूद सभी चाहते हैं कि हमारे भी अधिकार सुरक्षित हो। जी हां, क्योंकि धर्म, जाति के द्वारा आपको अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन आज मॉडर्न सोसाइटी में जब हम मानवता की तरफ बढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहां पे आवश्यक हो जाता है इन चीजों पे फोकस करना कि हमारे लिए मानवता भी क्या है, बेहद जरूरी है। आज इसी पे चर्चा करेंगे, यूसीसी पे चर्चा करेंगे। चलिए आपके साथ जुड़ते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अनअकैडमी सिविल चैंपियनशिप एक बार फिर से आ गया है, जहां पे करीब 40 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप पूल से आप जीत सकते हैं। बहुत सारे इनाम इसमें, लकी ड्रॉ होंगे 500 टेस्ट टेकर्स के, और उसके बाद में आपको यहां पे बेनिफिट भी मिलेगा। 17 दिसंबर सुबह 11 बजे आपको पार्टिसिपेट करना है। क्लियर है? आप कोड यूज कर सकते हैं इसमें दीपक1। जी हाँ बच्चों, दीपक1 कोड यूज करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे बच्चों, हमारा क्रैश कोर्स भी आ रहा है, रफ्तार बैच, जो कि केवल 21,000 मात्र में अवेलेबल है। मंडे टू सैटरडे लाइव बैच होगा, 6 दिसंबर से होगा। 6 मंथ यूपीएससी सीएससी 2024 का बैच आ रहा है, जिसमें आप देखेंगे क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स 24 यहाँ पे अवेलेबल है। ये भी बैच 6 दिसंबर से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड पे, क्योंकि जब तक हम पृष्ठभूमि को नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे समझ पाएंगे और किस तरह के कानूनों का पालन या किस तरीके से यूसीसी को लागू किया जाए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या, वो कैसे समझेंगे। सबसे पहला, इंडिया डाइवर्स रिलीजियस लैंडस्केप। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि भारत में इतिहास में लगातार
विश्व के दूसरे दूसरे देशों से लोग आए हैं, सेंट्रल एशिया से बहुत लोग आए। फिर मध्यकाल में आप देखते हैं कि किस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इस्लाम की स्थापना भारत में हुई, और इस तरीके से आगे चलते चलते एक लंबे समय के बाद में भारत एक ऐसा भूभाग बन गया, एक ऐसा पार्ट ऑफ लैंड बन गया एशिया में, जहां पे इतना डाइवर्स कल्चर है, पूरे अलग अलग विश्व के कल्चर के लोग जो हैं वो सब एक साथ यहाँ पे रहते हैं, और यही हमें यूनिक बनाता है। लेकिन इतने कल्चर होने के बाद में कानून कैसे पालन हो, क्योंकि सभी धर्मों के तो अपने अलग अलग कानून हैं। तो एक तो क्वेश्चन मार्क ये था। दूसरा आप देखेंगे पर्सनल लॉ, देखिए वही सेम आ गया कि जो पर्सनल लॉज थे, जो व्यक्तिगत जो कानून थे, जो उस धर्म के कानून थे, जैसे वो डील करते थे मैरिज में, डाइवोर्स में, सक्सेजन में। सक्सेजन मतलब कि पिता के बाद में उस संपत्ति पे किसका अधिकार होगा, संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से होगा, ठीक है, विवाह के लेकर अधिकार क्या होंगे, उसके बाद फिर तलाक को लेकर अधिकार क्या होंगे। इन सभी मामलों में कोई एक कॉमन कानून नहीं है भारत में, इसके लिए सभी धर्मों के कानून जो हैं वो स्पेसिफिक इसमें काम करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि ये सब रिलीजियस बिलीफ पे है। आगे देखेंगे परसिस्टेंस ऑफ सोशल इश्यूज। अब मान लीजिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आगे मैं केस पे बात करूंगा। पति है, विवाह हो चुका है, हिंदू धर्म से है, लेकिन दूसरा विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इस्लाम जो है वो एक से ज्यादा विवाह करने की परमिशन, अनुमति देता है। इस आधार पे वह अपनी पहली पत्नी को छोड़कर विवाह कर दूसरे धर्म को अपनाकर, ठीक है, इस प्रकार से दो विवाह करता है। और यहां पर फिर क्या होगा कानून, क्योंकि सभी तो पर्सनल कानून के आधार पर दोनों जगह चीजें सही हैं, लेकिन यहां पे किस प्रकार से, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, उसके ऊपर भी मैं केस पे चर्चा करूंगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कानून में एक रूपता नहीं है, इस आधार पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट का रेस्ट्रिक्शन, क्लियर है, ये हमें देखने को मिलता है। अगली अगर चर्चा करें तो इंडियाज कमिटमेंट टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क को इंडिया का कमिटमेंट है, जिसमें इंडिया इक्वलिटी को कहीं ना कहीं आगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे बात होगी इक्वलिटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इंक्लूजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यूसीसी, ये हमारे डीपीएससी में आर्टिकल 44 में है, जो कि डॉर्मेंट पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तो बात यही है, क्योंकि यूसीसी लागू नहीं हुआ है। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ, डीपीएसपी में इसको शामिल किया गया, ठीक है, और इस तरीके से माना गया कि कितने डाइवर्स कंट्री में एक समय बाद एक रूपता, क्योंकि जब लोग धार्मिक विश्वासों से ऊपर उठ के मानवता की बात करेंगे, एक दूसरे को धर्म की नजर न देखते हुए ह्यूमैनिटी की नजर से देखेंगे, वहां पे बहुत जरूरी होगा एक यूनिफॉर्म लॉ, और जिसकी डिमांड आज से शुरू हो गई है। तो ये बैकग्राउंड है इंडिया का, ठीक है। जैसा अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट में मैं फिर से देख लेते हैं, डाइवर्स कल्चर, सो मेनी पर्सनल लॉज, इसके बेसिस पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट रेस्ट्रिक्शन, एक्सप्लॉयटेशन विद इन द कम्युनिटी, क्लियर है, कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करते हुए इंडियाज कमिटमेंट टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क, ये सभी, और उसके साथ आर्टिकल 44 ये आवश्यकता दे देता है कि किसी प्रकार से भारत में अभी आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार से यूनिफॉर्म लॉ जो है वो ला दिया जाए, जिसमें सभी लोग क्या होंगे, एक समान माने जाएंगे। आइए देखते हैं वर्तमान में सिचुएशन क्या है भारत में। अगर आप देखेंगे तो इंडियन पर्सनल लॉ इज इंट्रिकेट विथ ईच रिलीजन फॉलोइंग स्पेसिफिक लॉ। वर्तमान में भारत में हर एक धर्म जो है वो अपने से संबंधित जुड़े कानूनों को क्या करता है, मान्यता देता है, अपने से जुड़े कानूनों को क्या करता है, फॉलो करता है। इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे पर्सनल लॉ जो है यह बहुत बड़े लेवल पे फॉलो किया जा रहा है। सेपरेट लॉज फॉर हिंदू के लिए सेपरेट लॉ है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इस प्रकार से हर एक धर्म के लिए एक अलग अलग लॉ है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी विद इन द कम्युनिटी, साथ ही साथ देखेंगे नॉट ऑल हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस आर गवर्न्ड बाय सिंगल लॉ, बल्कि अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अलग अलग कम्युनिटी है, उनके अपने अलग अलग स्पेसिफिक लॉज हैं, लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं। तो एक हिसाब से यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि डाइवर्सिटी भी है विद इन कम्युनिटी, ये भी एक देखने की बात है। और साथ ही साथ रीजनल वेरिएशन सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 200 ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट, ईच विथ इट्स कस्टमरी लॉज।
और 200 ट्राइब हैं, लंबे समय से ये ट्राइब एक खास कानून का पालन करते आ रहे हैं और उन्हीं को लागू करना चाहते हैं। तो एक चीज तो हमारे यहाँ पे समझ में एक तो ये आती है कि इस प्रकार से डाइवर्स सिचुएशन है इंडिया की करंट में। क्योंकि देखो आप इनको ये भी यूसीसी से रिलेट मत करो, अभी ये देखो कि इंडिया में करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, पर्सनल लॉज है, हर एक धर्म के अपने अपने कानून हैं, धर्म के अंदर भी डाइवर्सिटी है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 200 ट्राइब हैं, उनके अपने अपने खुद के एक लंबे समय से लॉ जो फॉलो कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्शन देता है लोकल कस्टम्स ट्रेडिशंस को इन स्टेट्स लाइक नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के, ताकि इनके कल्चर को हार्म ना पहुंचे, इनके कल्चर को नुकसान ना पहुंचे, इनकी संस्कृति जो है वह पहले की तरह स्थापित है। यहां पे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। एक तरफ आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, एक तरफ आप इंक्लूड करोगे, एक सिचुएशन तो ये भी है। अगली बार देखेंगे एक्सेप्शन एक देखने को मिलेगा, बहुत ही रोचक बात है। गोवा, गोवा एक ऐसा स्टेट है भारत का जहां पे यूसीसी लागू है। ऑल रिलीजन्स फॉलो कॉमन लॉ फॉर मैरिज, डाइवोर्स एंड एडॉप्शन। विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित और गोद लेने के अधिकार से संबंधित सभी कानून क्या हैं यहां पे, ये सभी कानून जो हैं ये एक कॉमन लॉ को फॉलो करते हैं। तो एक तरफ आपको ये भी दिख गया कि हमारे यहाँ पे कॉमन लॉ को फॉलो करते हुए एक कानून है। दूसरी बात, आपको विवाह, तलाक और एडॉप्शन को लेकर भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे देखते हैं पर्सनल लॉ एंड सोशल चैलेंजेस। आप यहाँ पे देखेंगे इनेक्टमेंट ऑफ पर्सनल लॉ गवर्निंग मैरिज, डाइवोर्स एंड सक्सेशन बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीफ। लेकिन इसके कारण जो कि मैंने अभी पहले पॉइंट बताया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट रेस्ट्रिक्शन और मेल डोमिनेशन जो है इसको झेलना पड़ता है महिलाओं को, निम्न जाति के लोगों को। ठीक है, उन्हीं के समाज में, उन्हीं की कम्युनिटी, उन्हीं की सोसाइटी में, क्योंकि वो फॉलो करते हैं पर्सनल लॉ। क्लियर है? अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको ट्रिपल तलाक एक एग्जांपल मिलेगा, पॉलीगैमी मिलेगा, रेस्ट्रिक्शन ऑन विमेन इन हिंदू टेंपल्स मिलेगा, क्रिश्चियन विमेन फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन डाइवोर्स केस ये मिलेगा। तो सभी धर्मों में महिलाएं हो चाहे कमजोर वर्ग हो, वो पर्सनल लॉ का जो वहां पे इनेक्टमेंट है उसकी वजह से हमें एक्सप्लॉयटेशन भी देखने को मिलता है, जिसने जरूरत ला दी कि भाई आर्टिकल 44 जो है आखिर इसको हमने क्यों रख रखा है। अब हमें बहुत जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए जहां पे सभी को समान अधिकार, मतलब इक्वल स्टेटस दिया जाए। आइए देखते हैं उसके लीगल इंप्लीकेशंस क्या है। द यूसीसी इफ इंप्लीमेंटेड, अगर यूसीसी इंप्लीमेंट होता है, वुड रिप्लेस डाइवर्स पर्सनल लॉ। ये बहुत से अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा विथ अ यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क। एकमात्र जो कानून है, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क है, उसको लागू कर देगा फॉर मैटर सच एज मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस। क्लियर है? संपत्ति पे अधिकार, तलाक और विवाह को लेकर सभी में एक ही कानून लागू हो जाएगा सभी धर्मों में। एक तो पहला प्रभाव ये होगा। दूसरा, पोटेंशियल लीगल इंप्लीकेशन, चैलेंज एंड रिकाउंसिलिंग एग्जिस्टिंग लॉज विथ यूनिफॉर्म कोड आर सब्जेक्ट फॉर लीगल स्क्रूटनी। और इस प्रकार से जो अभी प्रेजेंट में अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, यूसीसी के अंतर्गत आ जाएंगे। आप अपनी राय दीजिए कि क्या यूसीसी को लागू करना सही होगा, क्योंकि जहां तक इतना हमने देखा कि लीगल इंप्लीकेशंस आएंगे और जब सभी के लिए एक कानून आएगा तो एक्सप्लॉयटेशन जो होगा वो कुछ हद तक कम होगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि जो फ्रेमर्स हैं उनका इंटेंट क्या है यूसीसी के ऊपर। जो पॉलिसी मेकर्स फ्रेमर्स हैं, दे डिजायर फॉर यूसीसी टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। इनका मानना यह है कि अगर यूसीसी लागू होगा तो लोगों के फंडामेंटल राइट जो हैं वो प्रोटेक्ट होंगे, उनके धार्मिक पहचान से अलग हटकर हम एक ह्यूमैनिटी के कंसेप्ट पे उनको अधिकार देंगे। यूसीसी एज अ मैकेनिज्म टू इरेडिकेट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस अक्रॉस रिलीजन, और अलग अलग धर्म के आधार पे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, उसको भी कम करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यूसीसी जो है वो केवल कानून लागू नहीं करता है, बल्कि कमजोरों को फंडामेंटल राइट्स, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, वह अधिकार भी देता है। क्लियर है? समझ रहे हैं? चलिए आगे देखेंगे।
प्रिंसिपल ऑफ यूसीसी इन अ सेकुलर रिपब्लिक, हम सभी को मालूम है कि भारत जो है एक सेकुलर रिपब्लिक है, सेकुलर है। तो एम्फेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ प्रिवेलिंग ओवर रिलीजियस लॉ इन अ सेकुलर रिपब्लिक। अब यहां से क्या होगा कि जो संवैधानिक कानून होगा वो धार्मिक कानून के ऊपर, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। क्लियर है? तो एक तो ये बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? अब अगर आप देखेंगे तो यूसीसी जो है वो एक हिसाब से सेकुलर जो शब्द हमारे यहां पे है उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं कि एम्फेसिस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ प्रिवेलिंग ओवर रिलीजियस लॉ इन अ सेकुलर रिपब्लिक, ये आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। और यूसीसी एज अ टूल फॉर इक्वलिटी, और यह समानता का अधिकार देगा, नॉट मींस टू इंपोज मेजॉरिटी प्रैक्टिस ऑन माइनॉरिटी। अब यहां पे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, लोगों के मन में आता है, बच्चों के मन में तो खैर नहीं आएगा क्योंकि आज मैं समझा दूंगा। लोगों के मन में बच्चों एक क्वेश्चन आता है, प्रश्न क्या है थोड़ा सा समझिएगा। प्रश्न ये है कि ये जो यूसीसी है इसको लोग कहते हैं कि ये तो मेजॉरिटी प्रैक्टिस जो माइनॉरिटी पे लागू की जाएगी। मतलब सरकार यूसीसी ये इसलिए लाना चाह रही है क्योंकि जो मेजॉरिटी रिलीजन, खासकर हिंदू रिलीजन, इनके जो प्रैक्टिस हैं वो बाकी माइनॉरिटी पे भी लगा दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जी हां, क्योंकि आगे हम चर्चा करेंगे दहेज के सबसे ज्यादा केसेस कहां हैं? हिंदू धर्म में। तो लॉ लागू होगा तो किसको प्रोटेक्शन मिलेगा? उन महिलाओं को, उन परिवारों को जो दहेज के अत्याचार से कहीं ना कहीं शोषित हैं। तो एक तो बेनिफिट मिलेगा ना। क्लियर है? तो अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें जो हैं ये सभी पे एक समान लागू होंगी। इसमें मेजॉरिटी का माइनॉरिटी, मेजॉरिटी के कानून को माइनॉरिटी पे थोपने की बात नहीं है। क्लियर है? ये कोई थोपा नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अपने अलग फीचर्स हैं, इसके अपने अलग बेनिफिट है, जिसे आज वर्तमान में समझने की जरूरत है। क्योंकि आज वर्तमान में बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से हम, ठीक है, अपने जो धर्म के अंतर्गत जो अलग अलग डाइवर्स और लोग हैं, जो कमजोर वर्ग है, उनको समानता और ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड पे, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे देखें। आइए देखते हैं उसी से संबंधित कुछ केस, जुडिशरी रोल हम देखेंगे कुछ केस। सबसे पहले शाहबानो केस। जी हाँ, अभी लेक्चर की शुरुआत में मैंने यही बात की थी कि 62 साल की महिला 43 साल के विवाह के बाद में तलाक दे दिया जाता है। वह कहती है कि भाई तलाक मुझे दिया गया है तो मुझे रहने के लिए, रहन सहन के लिए फिर कुछ पैसे तो चाहिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कानून लेकर आती है कि भाई सेक्शन 124 जो है, याद रखेंगे, क्लियर है, सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है, इसके तहत मेंटेनेंस राइट होना चाहिए। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, क्लियर है, कि विरोध होता है, नई सरकार आती है, वो सरकार लेकर आती है कंपेल्ड द अमेंडमेंट को कंपेल करती है टू द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986, और जो रिजल्ट था जहां पे सपोर्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट, उसको पलट दिया जाता है, डिनायल फॉर मेंटेनेंस राइट टू मुस्लिम वुमेन अंडर सेक्शन 125, और उसको डिनाई कर दिया जाता है, अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। अब इस केस में आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से 62 साल की महिला जो है, तलाक के बाद में रख रखाव का पैसा भी नहीं मिलेगा, और इस प्रकार से एक समस्या देखने को मिली। यहां पे आप मुझे बताइए, आप क्या यूसीसी की आवश्यकता है? आर्टिकल 44 जो है, ठीक है, क्लियर है, इसी में एक्नॉलेज हुआ कि एक्नॉलेजमेंट दैट आर्टिकल 44 हैज रिमेन्ड अ डोरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये डोरमेंट है, हमें इसको एक्टिव करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो पहली नीड तो हमें यहां पे ये दिखी। दूसरा केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव, जहां पे अगर आप देखेंगे तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा पति जो है मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होकर विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि अगर आप धर्म परिवर्तित करके विवाह करते हैं और पहले धर्म में जहां विवाह किया वहां तलाक नहीं दिया है, तो फर्स्ट मैरिज अभी भी लीगल होगी, और सेकंड जो होगी वह इनवैलिड या इलीगल करार दी जाएगी। इस आधार पे आप देखेंगे तो यहां पे भी आपको क्या शो करता है कि कैसे लोग एक धर्म का दूसरे धर्म का कानूनों का फायदा उठा के, ठीक है, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि भाई यूसीसी जो है वो लागू होना चाहिए।
जब पूरे 80% सिटीजन जो है कोडिफाइड पर्सनल लॉ में है, क्लियर है, तो वहां पे कहीं ना कहीं यूसीसी की जो है आवश्यकता उसको समझा गया। आगे देखेंगे, जॉन वेलमोटम एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये पादरी हैं केरल के। क्रिश्चियन धर्म में कानून था वसीयत के आधार पे संपत्ति को देना और डोनेट करना, ये सारी चीजें, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई, ठीक है। तो जब पाबंदी लगाई गई तो ये केस गया, वहां पे बोला गया नहीं भाई इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। तो एक्सप्रेसिंग रिग्रेट ओवर नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 44, वहां पे भी ये उठा कि भाई यहां पे क्योंकि सब में अधिकार था, हिंदू कर सकते थे, मुस्लिम कर सकते थे, लेकिन क्रिश्चियन नहीं कर सकते थे। तो क्रिश्चियन ने अपने अधिकारों की मांग की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई ये आपके भी अधिकार हैं। और इस आधार पर करिए डिटेल के जानने की जरूरत नहीं, बस आप ये एग्जांपल में दे सकते हैं आंसर राइटिंग में यूसीसी के ऊपर, बस आपको एक समझ रखनी है, क्लियर है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि रिग्रेट किया गया कि अगर आर्टिकल 44 की वहां आवश्यकता समझी गई कि वो बहुत जरूरी है, तो नेशनल इंटीग्रेशन पर्सपेक्टिव निकल कर आया कि बिलीव दैट कॉमन सिविल कोड वुड कंट्रीब्यूट टू नेशनल इंटीग्रेशन बाय एलिमिनेटिंग कंट्राडिक्शन बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी के आधार पर जो कंट्राडिक्शन उसको रिमूव करते हुए ये नेशन इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को समर्थित करता है, इसलिए यूसीसी बहुत जरूरी है, ठीक है। आर्टिकल 44 जो है वो बेहद जरूरी है। अगला केस है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार केस। इसमें क्या हुआ कि जो महिला है उनको रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो यहां पे अब ये जो लॉ है इसने मतलब डिस्कशन हुआ कि भाई हमारे यहाँ पे पर्सनल लॉज अगर देखेंगे तो पर्सनल लॉ जो है वह मैरिज रजिस्ट्रेशन को सभी के ऊपर एक समान रूप से लागू नहीं करते थे, लेकिन जब अधिकारों की बात आएगी हर जगह मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मांग है, कानूनी कामकाजों में सब जगह मांग थी, तो वहां पे इसको एक केस को रखा गया और इस केस में जजमेंट आया कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन थ्रू जुडिशियल इंटरवेंशन, और सभी धर्मों में मैरिज रजिस्ट्रेशन क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। कॉल फॉर रीअसेसमेंट और अर्जिंग अ री-इवैल्यूएशन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लॉ ऑन मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन, इसने भी रखा यूसीसी की ओर एक कदम बढ़ाया कि कैसे यूनिफॉर्म जो एक कॉमन जो हमारे यहाँ कोड है उसकी आवश्यकता है, क्लियर, एक कॉमन लॉज की आवश्यकता है, उसका बेसिस रखा। तो असेसमेंट ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्म रिजीम इन द कंट्रीज करंट स्टेट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो एक पॉइंट हमें यह देखने को मिला, यूसीसी एज अ टूल फॉर इक्वलिटी नॉट इंपोजिशन। अब ये बहुत जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो है ना थोपा जा रहा है, इंपोज किया जा रहा है, लेकिन ये एक इक्वलिटी, समानता के अधिकार को रखे सुनिश्चित करेगा। कैसे देखते हैं, एविडेंट फ्रॉम लैंडमार्क जजमेंट दैट वेरियस रिलीजन प्रैक्टिस एग्जिबिट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेगा। इसके अलावा अगर आप डाउरी और डेथ केसेस को देखेंगे तो इनको खत्म करेगा। अगर आप देखेंगे तो इसको लागू होने के बाद में मेजॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी में जहां पे भी डाउरी केसेस होते हैं उनको काउंटर किया जाएगा। इवन रिपोर्ट के हिसाब से 90% रिपोर्टेड डाउरी डेथ केसेस बिलोंग टू हिंदू कम्युनिटी, तो ये तो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, तो कानून तो उसके ऊपर भी लागू होगा, वो कहां माइनॉरिटी पे थोपा जा रहा है। करंट सोशल क्लाइमेट कंड्यूसिव टू इंप्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, और करंट क्लाइमेट जो है वो मांग कर रहा है यूसीसी की, एक्नॉलेज द पोटेंशियल टू बाइंड ऑल सिटीजन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्लियर है, एंड फोस्टर द सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी व्हाइल रिस्पेक्टिंग डाइवर्स कल्चर। इस प्रकार से अलग अलग धर्म और कल्चर को मान्यता देते हुए, सम्मान करते हुए, ठीक है, नेशन को एक साथ बांधने के लिए यूसीसी की आवश्यकता क्या है, बेहद जरूरी है। आइए बात करते हैं अब कंक्लूजन की। कंक्लूजन पे चर्चा करेंगे तो रिकॉग्निशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस ऑल रिलीजन प्रैक्टिस, जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिकॉग्नाइज करके उसको खत्म करने की आवश्यकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सॉल्यूशन होगा किसका, इक्वलिटी का, नॉट अ मींस ऑफ इंपोजिंग मेजॉरिटी प्रैक्टिस। वो मेजॉरिटी प्रैक्टिस को इंपोज नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, एक कानून होगा, अधिकार देगा, समानता को स्थापित करेगा। चेंजिंग सोसाइटल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स ह्यूमन राइट, ठीक है, ह्यूमन राइट और ह्यूमन डिग्निटी को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। एंड डाइवर्जेंट व्यू एज रिफ्लेक्टेड द लॉ कमीशन स्टैंड्स एम्फसाइजिंग द नीड ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉ, ठीक है, जो पर्सनल लॉ उनको कोडिफाइड किया जाए,
क्लियर, उनके इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यूसीसी हमारे लिए कितना क्या है, आवश्यक है। आप टेस्ट में 17 दिसंबर को ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी फीस को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो। दीपक वन कोड यूज करके आप अनअकैडमी के कोर्स को सब्सक्राइब करके मेरे पर्सनल मेंटरशिप में यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यूसीसी थोड़ा फास्ट था, लेकिन जितनी जरूरत थी इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने वो सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। इन्हीं को आप ऐसे, ये आंसर राइटिंग के फ्रेमवर्क के पैटर्न में है, थोड़ा ध्यान देंगे, पॉइंट को नोट करेंगे, एक अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।